दोस्तों हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का स्वागत करता हूं। खैर मकदम है आप सभी का। और आज का टॉक शो आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम ऐसे बीमारी पे बात करने जा रहे हैं जिस बीमारी को लेकर के लोग ज़्यादातर अच्छे कंसल्टेंट के पास जाने की बजाय सीधे दौड़ पड़ते हैं गली छाप गली में, बस्ती में, गाँव में बसे हुए ओझा बाबा और जड़ी बूटी वालों की तरफ। हो सकता है कि उनके इलाज में फ़ायदा हो, लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी में देखा है कि उस इलाज से हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो लिहाजा इस शो को आप आखिर तक देखें और आखिर तक देख के समझें। आपके आसपास में ये बीमारी बहुत कॉमन है, हर जगह देखने मिलती है, ये मर्दों औरतों में दोनों में पाई जाती है। तो लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस शो को पूरा देख के समझ के हर एक पेशेंट तक के इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में वो इस तरह की गलती ना दोहराए। बिकॉज ऑफ इसलिए कि ये बीमारी छोटे से शुरू होती है, अगर टाइम पे उसका इलाज नहीं किया गया तो आगे इसका रूप जो है वो बहुत बड़ा और भयानक होता है। इसीलिए हमारी आपसे दरख्वास्त एक बार फिर से है कि आप है तो किसी भी बीमारी के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे जो अलग अलग डॉक्टरों के वीडियोज़ हैं उनको देखते रहा कीजिए और जानकारी हासिल करते रहा कीजिए। हम बीमारी के जानकारी पर आगे बढ़े उससे पहले आज जो सर्जन हमारे साथ मौजूद है उन सर्जन का तारुफ हम आपके सामने रखते हैं और उनके ताल्लुक़ से और भी क्या उनके बारे में जानना ज़रूरी है वो भी हम आपसे बताते चले। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदित्य मेहता सर। डॉक्टर आदित्य मेहता सर जो है एक जनरल सर्जन है और जनरल सर्जन होने के साथ साथ और भी दूसरे ब्रांचेस पे इनका काम है, उस सब की जानकारी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर आदित्य मेहता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच आपकी बात डॉक्टर के साथ पे। जी तो सर कुछ आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर आदित्य मेहता हूँ। मैं एक जनरल सर्जन और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ। इसके अलावा मैंने फेलोशिप इन कोलोप्रॉक्टोलॉजी भी करी है और मैं जनरली ऑन्को सर्जरीज में भी प्रैक्टिस किया करता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप एज फ्रीलांसर सर्जन के तौर पे काम करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड है। हाँ जी। इन 5 सालों में आपने कौन से टाइप के पेशेंट सबसे ज़्यादा सर्जरी किए हैं? देखिए, मैं इस 5 सालों में कॉमन सर्जरीज जो हमारी जनरल सर्जरीज में आती है, जैसे कि हेमरॉइड्स, पाइल्स जिसको बोलते हैं जी, फिशर, फिस्टुला जी, इसके अलावा हर्निया, अपेंडिक्स जी, इसके साथ साथ मैं ये सब सर्जरीज बच्चों में भी देखा हूँ। जैसे हर्निया सर्जरीज होती है बच्चों में, कंजेनाइटल हर्नियाज, वो भी हम लोग ऑपरेट करते हैं जी। हम लोग ऑन्को सर्जरीज भी करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हमारा विदर्भ एक गढ़ है, ब्रेस्ट कैंसर का कैपिटल है जी। उसके अलावा थायराइड कैंसर भी करते हैं हम लोग जी। ये सब इसके साथ साथ हम जो जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज है, लैप कोलिसिस्टेक्टोमी, लैप हर्निया, लैप अपेंडिक्स, ये भी किया करता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी आपके काम की है। जैसा सर ने बताया इतने सारे टाइप के सर्जरी सर जो करते हैं, इसी में से एक टॉपिक हम आज का रख रहे हैं वो है पाइल्स। पाइल्स के साथ में फिशर और फिस्टुला भी हम कवर करने जा रहे हैं। तो लिहाजा आप जानते हैं कि आपके बस्ती में जानने वालों में, पहचानने वालों में, दोस्त में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट ज़रूर होगा जिसको पाइल्स की शिकायत होंगी और वो आबा बाबा ओझा के चक्कर में पड़ के दवाइयाँ ले रहा होगा। तो उसे इस वीडियो को दिखाइए, तुरंत रोके और जो मेडिकल साइंस कहता है उस मेडिकल साइंस के ज़रिए से उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में फ़र्क क्या है? देखिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जनरली हमारे पास पेशेंट यही बोल के आता है कि मुझे पाइल्स है जी, ठीक है जी। बट 80% पेशेंट को पाइल्स रहता ही नहीं है। हो मेनली सबसे कॉमन बीमारी इन तीनों में है फिशर। ओके। जो कड़क लैट्रिन होने के कारण होती है, वहाँ होती है, वहाँ एक चीरा लग जाता है उनको और वही बार बार जब वो मोशन करने जाते हैं उसके साथ लैट्रिन के साथ ब्लड आता है जी और वो पेन करता है, चुभने जैसा दुखता है वो जी। ये होता है फिशर जी। रही बात पाइल्स की, पाइल्स 2 तरीके के रहते हैं, एक इंटरनल पाइल्स रहता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स रहता है। ओके। इंटरनल पाइल्स में ऐसा रहता है, ये पाइल्स जनरली क्या होता है, ये कुशन होते हैं जी लैट्रिन वाली जगह के, ये कुशन सूज जाते हैं तो पाइल्स कहलाते हैं। ओके। और पाइल्स इंटरनल जो रहता है उसमें सिर्फ ब्लीडिंग रहता है, उसमें कोई पेन नहीं रहता पेशेंट ओके। जो एक्सटर्नल पाइल्स रहता है वो फिशर जैसा दिखता है बट उसमें कोम रहती है। ओके।
फिशर में लंबे समय तक का अगर से फिशर रहा तो उसमें एक छोटी सी कोम आती है, बट पाइल्स की कोम और फिशर की कोम में बहुत फर्क होता है। पाइल्स की कोम काफ़ी बड़ी होती है, फिशर की कोम काफ़ी छोटी होती है जी। उसके साथ साथ फिस्टुला, जैसे मैं बोल रहा था, लंबे समय तक का अगर से किसी को फिशर है तो वो अंदर जख्म बनते 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 वो एक ओपनिंग बना देता है स्किन में, जिसको हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। जी। फिस्टुला में जनरली क्या बोलते हैं, पस आना शुरू होता है। और वो पेरिएनल एब्सेस, वो स्टेज ऑपरेशन रहते हैं जैसे फिस्टुला में ऑपरेट करना भी जरूरी है, नहीं तो फिस्टुला बाद में बहुत फैल जाता है। ये सब चीजें हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की। जी। तो हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि जो भी पेशेंट आए सबसे पहले वो एक जनरल सर्जन को दिखाए, ताकि क्लिनिकल डायग्नोसिस से आपको ये पता चले कि पेशेंट को पाइल्स है, फिशर है कि फिस्टुला है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल मैं और लेता चलूँ, जो आगे चल के एडवांस में होने वाली बीमारी है। क्या फिशर, फिस्टुला और पाइल्स को नज़रअंदाज कर देने से या बहुत लंबे समय तक के उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने से ये कैंसर का रूप ले सकता है, जा सकता है उस तरफ, कैंसर उसमें प्रोड्यूस हो सकता है? जनरली फिस्टुला जो रहता है वो आगे चल के अगर से निगलेक्ट किया जाए जी, तो वो क्या बोलते हैं, एक स्किन कैंसर में या उस रीजन के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है। ये कोनल कैंसर भी हो सकता है उसमें, उसकी वजह से। और रही बात पाइल्स की, तो पाइल्स का ट्रीटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर से आपका ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट को खून की कमी होगी, जिसके कारण और बीमारियां होंगी उसको, जैसे कि उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, पैरों में सूजन आएंगी उसको, और इसके अलावा भी उसको क्या बोलते हैं, खून कम होगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी कि अगर बहुत लंबे समय तक फिस्टुला को नज़रअंदाज किया गया, यानी कि प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया गया और वो आपने कुछ गलत ट्रीटमेंट लेते रहे, उसे नज़रअंदाज करते रहे, तो आने वाले वक्त में आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि हेलो डॉक्टर जो कर रहा है वो यही है कि हम आपको शुरुआत से बीमारी से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आगाह करने का मकसद भी यही है कि आपको नॉलेज शुरुआत से मिल जाए ताकि आप सही डायरेक्शन में अपना इलाज कर सकें। तो सर, ये तीनों चीज़ों को जैसा आपने बताया कि किसी एक जनरल सर्जन से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है डायग्नोस करने के लिए? जनरली जैसे पाइल्स और फिशर रहता है, ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही रहता है। हम एक प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। जी। प्रोक्टोस्कोप एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, 4 इंची का इंस्ट्रूमेंट है जो लैट्रिन के रास्ते से जाता है जी, और उससे हमको जनरली पता चल जाता है। ये पाइल्स के लिए रहता है। फिशर जो रहता है वो ऐसे ही क्लिनिकल उंगली से हम अगर से एग्जामिन करते हैं तो उसको PR एग्जामिनेशन बोलते हैं, पर रेक्टल डिजिटल पर रेक्टल एग्जामिनेशन, उसी से डायग्नोस हो जाता है। रही बात फिस्टुला की, तो फिस्टुला में कभी कभी हमको MRI फिस्टुलोग्राम करके एक इन्वेस्टिगेशन रहती है, वो लगती है जी, जो बताती है कि लैट्रिन का रास्ते से कहाँ से किस लेवल से कनेक्शन हुआ है फिस्टुला का। तो ये डायग्नोस जैसा आपने बताया अभी, तो इसमें कुछ रेडियो डायग्नोसिस की ज़रूरत रिक्वायर्ड है? जैसे मैंने बताया कि फिस्टुला में जनरली रिक्वायर्ड रहती है या तो सोनोग्राफी उस रीजन की या तो MRI फिस्टुलोग्राम उस रीजन का। अब इससे और आगे बढ़ते हुए हमें ये भी जानकारी देते चलिए सर कि क्या ये मेडिकेशन से सही हो जाता है या इसमें प्रोसीजर ही ज़रूरी होती है? देखिए, जो पाइल्स में है ग्रेड 1, अलग अलग ग्रेड है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो रहते हैं वो जनरली मेडिसिन मैनेजमेंट से ट्रीट हो जाते हैं। उसके साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, खाने पीने पे ध्यान देना पड़ता है, उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। रही बात फिशर की, तो 90% पेशेंट्स में मेडिसिन से ही फिशर ट्रीट हो जाता है। जो 10% रहते हैं उनको सर्जिकल रिक्वायरमेंट रहती है। पाइल्स में ग्रेड 3, ग्रेड 4 में डेफिनेटली सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन है। अच्छा, यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर में पाइल्स जो है मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये गलती ना करें। अगर आपको ब्लड लॉसेस हो रहा है लैट्रिन के साथ में, तो सबसे पहले अपने नज़दीक के किसी न किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और अगर नागपुर में हैं तो जैसा कि आप आदित्य मेहता सर को देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे उनका नंबर आपको फ्लैश होता दिखाई दे रहा है,
तुरंत फ़ोन करके आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बीमारी के संबंध में उनसे मिल करके आगे की ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल सूटेबल होता है सर आपको सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सर इसमें कितने टाइप की सर्जरी होती है और पुरानी सर्जरी और नए ट्रीटमेंट के मेथड्स में क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो पुरानी सर्जरी है। इसमें पाइल्स में जनरली वो जो गठान रहती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है जी, ठीक है। इसमें और जो नई मॉडलिटीज़ आई है जैसे कि लेज़र आया है, आजकल लेज़र का बहुत ट्रेंड है, पेशेंट के हर मुंह पे रहता है कि हमको लेज़र कराना है जी। तो लेज़र का ऐसा है कि लेज़र के साथ साथ हमको कन्वेंशनल मेथड भी करना पड़ता है। आप प्योरली लेज़र के लिए जाएंगे तो वो दोबारा होगा आपको 6 महीने के अंदर। इसके साथ साथ स्टेपलर भी एक टेक्निक है, स्टेपलर टेक्निक, बट उसमें भी रिकरेंस रेट काफ़ी हाई है। ज़रूरी ये है कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हो। बिल्कुल सही। आपको बार बार अगर से ये तकलीफ होंगी तो वो चीज़ गलत है, 100% गलत रहेगी। और वो क्या नुकसान कर सकती है जो बार बार होने पे? बार बार होने पे आपको जो सीवियरिटी है जो बीमारी की वो काफ़ी बढ़ जाएंगी और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर कॉम्प्लिकेशन दूसरे रहते हैं, जो कि आपके लैट्रिन पे कभी कंट्रोल नहीं रहता है या आपका ब्लड ज़्यादा जाता है। ये सब चीज़ें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसा कि सर आपने बताया कि लैट्रिन के टाइट होने की वजह से सबसे पहले शुरुआत होती है कट लगने से। तो एक कॉमन मैन कैसा अपने आप को जज करे कि भाई मुझे इससे बाहर निकलना है या मेरी लैट्रिन कैसी हो रही है तो मैंने उस पर कितना ध्यान देना चाहिए, वो कैसा बच सकता है? देखिए, इस पे तो सबसे पहले तो आपको आपका सबसे पहले खान पान देखना पड़ेगा जी। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है, हम लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तेल का खाना बहुत खाते हैं, मिर्ची मसाला बहुत खाते हैं, वो सब हमें अवॉइड करना पड़ेगा जी। आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और क्या बोलते हैं हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। हाई फाइबर डाइट में जैसे कि आप हरी सब्जियां खाइए, सैलेड खाइए, ये सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जिससे आपका रूटीन नॉर्मल हो जाता है। और सबसे पहले तो रूटीन नॉर्मल करना है, नहीं तो ये बीमारी ऐसी है कि ये बार बार होती रहती है ऑपरेट करने के बाद। अच्छा, ऑपरेट करने के बाद भी ये बार बार आती रहती है? हो सकती है अगर से आपका मॉडिफिकेशन नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये बीमारी का कुछ हेरिडिटी से भी संबंध होता है? हेरिडिटी से ऐसा कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन देखा गया है कि अक्सर घरों में 4-4, 5-5 लोगों को ये होती है जी, बट ऐसा कोई ये नहीं है, वो बेसिकली फूड हैबिट्स पे रहता है। ओके, यानी मतलब हेरिडिटी इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, फूड हैबिट है। फूड हैबिट। और तंबाकू, पूड़ी या लिकर कंजम्पशंस वालों के लिए कुछ ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होता है इसमें? जी, उनमें थोड़ा सा जो टेंडेंसी रहती है ये सब चीज़ों की वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी डॉक्टर आदित्य मेहता सर से जाना कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में और इलाज के बारे में। सर, अगर सर्जरी हो जाए तो उसके बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या पोस्ट ट्रीटमेंट क्या है तो पेशेंट ने प्रिकॉशन रखना चाहिए? पोस्ट ट्रीटमेंट जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको खाने पीने पे पूरा ध्यान रखना है। खाने पीने पे जैसे पानी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है, उसके बाद सैलेड वगैरह लेना है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें का परहेज़ आप करेंगे तभी आपको क्या बोलते हैं इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तब जाके वो दोबारा से नहीं होने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो फिर दोबारा होता रहेगा, बिल्कुल बार बार रिपीटेशन आता रहेगा, चाहे आप लेज़र से करो चाहे आप उसको कन्वेंशनल करो। जी, तो दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच में डॉक्टर आदित्य मेहता आज हमारे साथ थे। सर ने बीच में अपने ताल्लुक़ से जब बताया तो ये भी बताया कि सर कैंसर की भी सर्जरी करते हैं और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कैंसर केयर फाउंडेशन। कैंसर केयर फाउंडेशन में हम कैंसर पेशेंट्स और साथ ही साथ अदर पेशेंट्स को भी कॉस्ट टू सर्विस के ऊपर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैंसर केयर फाउंडेशन का भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ताकि आने वाले वक्त में जो भी बीमारी है या जो मौजूदा वक्त में आपको बीमारी है उसमें आपको जहां भी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, हम भी तैयार हैं और सर भी तैयार है। सर, आप हमारे पेशेंटों के लिए क्या हेल्प दे सकते हैं? मैं आपके पेशेंट के लिए रीजनेबल से रीजनेबल कॉस्ट में आपको बेस्ट से बेस्ट सर्जरी करा के दूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर आपके ऑफ़र के लिए। और ये ऑफ़र नहीं है, ये सर्विस है, ये सेवा है, तो इसलिए इस सेवा को लेने के लिए आप कभी भी संपर्क करें। आपने पूरा वीडियो देखा है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर, आपने वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें। एक हेल्दी समाज हेल्दी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देश जब भी मजबूत बनता है जब समाज मजबूत होता है, और समाज तभी मजबूत होता है जब समाज में हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि समाज इंसानों से बनता है। हमारी कोशिश में आप भी साथ दें हमारा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए एपिसोड में, नए डॉक्टर के साथ, नई बीमारी पे बात करेंगे। फिर आपके सामने नई बीमारी पर चर्चा होंगी। तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।